के दिन में भी हमें मार्केट के अंदर भयंकर गिरावट देखने को मिली है। 2% से ज्यादा लगभग सारे इंडेक्स पिटे हुए हैं। और अगर सेक्टोरल इंडेक्स की बात करें तो बैंक्स और ऑटो सेक्टर ने, और आज तो बैंक्स, ऑटो, मेटल्स, केमिकल्स, रियल एस्टेट, पीएसयू सब ने भरपूर तरीके से अपना योगदान दिया है गिरावट के अंदर में। क्या कुछ नया हो गया, कहीं कुछ आगे है चीज? क्या नहीं, कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं है। जो चीजें चल रही है वही चीजें चलती आ रही है। जो नई चीजें हुई है, नया डेवलपमेंट ये हुआ है कि क्रूड ऑयल वापस से 100 से ऊपर चला गया है। क्रूड ऑयल $100 से ऊपर चला गया वापस से, ये डेवलपमेंट नहीं हो गई है। इसके अलावा हमारा रुपया ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे है अभी, ये एक नई डेवलपमेंट हो गई है। डॉलर जो है वो 100 के मार्क को, 100 जो पॉइंट्स उसके मार्क को क्रॉस कर चुका है वापस से। मुझे लगता है कईयों, मतलब बहुत महीने हो गए थे डॉलर को 100 मार्क के ऊपर, डॉलर इंडेक्स की बात मैं कर रहा हूं, डॉलर इंडेक्स के मार्क को 100 पॉइंट्स के ऊपर जाते हुए। तो ये चेंज हुआ है। तो ये जो चेंजेस है वो क्या दर्शाता है? डॉलर का महंगा होने से रुपया पे प्रेशर आया, रुपया पे प्रेशर आएगा तो एफआईआईज की सेलिंग और ज्यादा बढ़ेगी। क्रूड ऑयल के बढ़ने से रुपया पे प्रेशर आ रहा है, रुपया पे प्रेशर आने से एफआईआईज की सेलिंग और ज्यादा बढ़ेगी। और डॉलर के बढ़ने से तो भाई अदर कमोडिटीज पे भी असर आता है, क्योंकि जो जो कमोडिटी डॉलर के अगेंस्ट में ट्रेड होती है, अगर डॉलर मजबूत होगा तो वो कमोडिटी गिरेगी ही गिरेगी। तो एफआईआईज लगातार सेलिंग कर ही रहे हैं। एफआईआईज ऑन एन एवरेज जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो 6 से 7 हजार करोड़ की डेली कैश मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। इस मार्च महीने में सेलिंग इस तरीके से हो रही है, सेलिंग इस तरीके से हो रही है कि लग रहा है पिछले कई महीनों या मतलब कई सालों का रिकॉर्ड ये लोग तोड़ देंगे सेलिंग के मामले में। तो इस तरीके की सेलिंग हो रही है। ग्लोबल संकेत की बात करें तो ग्लोबली भी कुछ मार्केट बहुत अच्छा नहीं है। कल के दिन में अमेरिकी मार्केट गिरावट में ही बंद हुए थे, सारे इंडेक्स अमेरिका के। और आज के दिन में सुबह में अगर देखें तो फ्यूचर्स ग्रीन में थे डाउ जोन्स के, लेकिन हमारी मार्केट जैसे 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 बंद हो रही है करीब भाई डाउ जोन्स भी वहां पे रेड के अंदर पहुंच गया। जो फ्यूचर्स ग्रीन में थे वो फ्यूचर्स वापस से रेड के अंदर चले गए। इसके अलावा अगर यूरोप के बाजार के देखें तो यूरोप के बाजार भी 1 से 1.5% तक हमें टूटते हुए ही दिखते हैं। अगर एशिया के बाजारों की हम बात करें तो एशिया के बाजारों का भी वही हालात है, यहाँ पे भी कुछ बहुत अच्छी चीजें नहीं हो रही। कोई 2%, कोई 3%, कोई 4% तक टूटता हुआ ही दिख रहा है। तो ग्लोबल जो संकेत है वो भी मार्केट्स को लेके कोई काफी अच्छे आ नहीं रहे। और ऐसे में हमें, जैसे पिछले दिनों न्यूज आई कि एक जो शिप है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस करके और इंडिया आया है, तो अच्छी चीज है, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि आ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? तेल महंगा ही खरीदना पड़ रहा है, एफआईआईज बेच के भाग ही रहे। तो असली प्रॉब्लम है, जो कोर प्रॉब्लम है वो है ईरान और अमेरिका के बीच वाला पॉइंट को सॉल्व करना, जो कि हो नहीं रहा सॉल्व। दूसरा, उधर ट्रंप अलग से नया इन्वेस्टिगेशन उन्होंने शुरू कर दिया है इंडिया और प्लस 15 कंट्रीज के ऊपर। अब इन 16 देशों के ऊपर लगाएंगे वो फिर से भयंकर तरीके का टैक्स। तो वो चीज, वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो ही नहीं रही है। तीसरा प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी हो रहा है कि हमारे यहाँ जो आरबीआई है वो उसकी तरफ से भी रेट कट को लेकर कोई संकेत नहीं आ रहा, और जो अमेरिका में फेडरल रिजर्व है वहां पे भी रेट कट को लेकर कोई संकेत नहीं आ रहा है। तो ये सारी जो मिली जुली चीजें हैं वो मिलके बाजार को गिरावट हो दिखा रही है। अब तो लगभग ऐसा ही फील हो रहा है कि मार्केट हम लोग देखते ही हैं बस इसीलिए देखने के लिए कि आज कितना गिरा है। अच्छा, आज 1% गिरा है, आज 1.5% गिरा है, आज आधा % ही क्यों गिरा? मतलब यही सिनारियो तो अब लग रहा है बन चुका है। तो बस यही चीजें होंगी अभी मार्केट में, जब तक ये वॉर, टैरिफ, ये सब को लेकर सिचुएशन क्लियर नहीं होती कि मार्केट खुलेगा और मार्केट गिरेगा। जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन सडन मूवमेंट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आ जाएगी। इसके अलावा गिर गिर के बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो बीच में शॉर्ट कवरिंग के कारण ग्रीन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। इसके अलावा मार्केट का कुछ रुख कहीं पे दिख नहीं रहा है कि आगे यहाँ पे किधर को जाए, क्योंकि ये जो वॉर चल रही उसी को लेकर कुछ नहीं दिख रहा। अब आज ही मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि जो अभी नए सुप्रीम, जो अली खामेनेई के बेटे हैं और वो नए सुप्रीम लीडर बने हैं, उनके बारे में सोर्सेज से न्यूज आ रही थी कि वो अभी कोमा के अंदर में है, मतलब कोमा में ही है और उनको सुप्रीम लीडर डिक्लेयर कर दिया गया है और कोमा में भी है, और वो अपना एक लेग भी लूज कर चुके हैं, एक पैर उनका कट चुका है और
इंटरनल डैमेज बहुत ज्यादा उनको हुआ है, क्योंकि वो एयर स्ट्राइक के चपेटे में आ गए। अब कौन से एयर स्ट्राइक के चपेटे में आए हैं? जिस दिन जो उनके पिताजी की डेथ हुई है एयर स्ट्राइक में, क्या उसी एयर स्ट्राइक में ये भी इंजर्ड हुए थे या फिर किसी अलग डिफरेंट एयर स्ट्राइक में इंजर्ड हुए हैं, ये क्लियर नहीं है। लेकिन सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जो ये बेटे मोज्ताब अली खामेनी, आई थिंक नाम इनका, तो वो अभी कोमा के अंदर में है। तो फिर ये जो वॉर है उसको कौन लीड कर रहा है? तो ये सब चीजें यहाँ पे चल रही है। तो वॉर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही है। जब तक वॉर को लेकर क्लैरिटी नहीं दिखेगी तब तक मिड टर्म सेंटिमेंट ठीक नहीं होगा। ठीक है, एक दिन के लिए तो भाई अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाते हैं, लेकिन मिड टर्म में सेंटिमेंट को ठीक होने के लिए वॉर का रुकना जरूरी है। जो त्राहिमाम चारों तरफ हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता बताने की, आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो आप लोग देख ही रहे हो। तो ये चीजें हैं, और ऐसी सिचुएशन में स्टॉक मार्केट भाई गिरेगा नहीं तो क्या करेगा? गिरना ही चाहिए। आप लोग खुश रहो, मजा करो, एंजॉय करो। कौन सा आपको आज पैसे की जरूरत है? आज जो पैसे की जरूरत है वो आपका इमरजेंसी फंड में पड़ा होगा। इक्विटी वाले पैसों की तो जरूरत नहीं आज आपको है। क्लियर है ये चीज? अब आते हैं, एक जो सवाल किया गया हमसे, काफी इंपॉर्टेंट सवाल किया गया है, मैं यहाँ पे पढ़ के आपको बताता हूं। बहुत दिनों बाद ऐसा सवाल किया गया है। नंदलाल जी का सवाल है, नवंबर 2024 से इन्वेस्ट हूं, कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ और अब तो लॉस में जा रहा है, क्या पैसा 50% से ज्यादा भी खत्म हो सकता है? तो देखिए, ज्यादातर जो इन्वेस्टर है ना, जो अभी पैनिक करते हैं कमेंट में या ऐसे भी पैनिक करते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, उनकी कहानी यही है कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही 2023 के लास्ट में या 2024 के शुरुआत में, 2025 में, इन्हीं सब टाइम में इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया है। खासकर ज्यादातर लोग 2024 वाले ही है, क्योंकि पीक उसी साल भरा। तो इक्विटी के अंदर आप अगर आए हो तो सबसे पहले तो आपको ये समझ के आना कि कम से कम आपने 5 इयर्स प्लस के लिए आया होगा। तो 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 में तो आपको सोचना भी चाहिए कि आपको कुछ पैसा बना है या नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं फर्स्ट 5 ईयर आपको इक्विटी के अंदर सरवाइव करना है कैसे भी। तो 2030 के अंदर आपको सोचना है कि आपका क्या रिटर्न बना, कैसे बना, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। तब तक आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए। और अगर आपने स्मॉल कैप्स वगैरह में इन्वेस्ट कर दी है तब तो 7 से 8 साल तो कुछ आपको सोचना ही है। तब तो आप 2034-35 में सोचना। क्या लगता है तब तक बाजार ऐसे ही नीचे ही पड़ी रहेगी? डेफिनेटली, अगर लगातार अलग अलग कंट्रीज लड़ते रहे, वॉर होता रहा, तो हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं हो सकता, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो ना के बराबर है। और दूसरी चीज जो आप पूछ रहे हो कि क्या 50% तक भी, पहली चीज तो मैंने क्लियर कर दी कि कम से कम इक्विटी में 5 साल, स्मॉल मिड में हो तो 8 से 10 साल। और दूसरी चीज जो आप पूछ रहे हो 50%, तो डेफिनेटली अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करते हो ना, 50% की मैं नहीं बात कर रहा। पास्ट में तो 80% तक इंडेक्स क्रैश हुआ है। 80%, 1 लाख रुपया गिर के 20,000 रुपया रह गया, ऐसा क्रैश हुआ है पास्ट में इंडेक्स। तो अभी नहीं होगा इसकी क्या गारंटी है? जरूर हो सकता है। और इसीलिए तो हम बात करते हैं कि कम से कम 5 साल इक्विटी और स्मॉल मिड में 7-8 साल, क्योंकि 80% भी गिर जाएगा ना तो आने वाले 2 से 3 साल में वो रिकवर होके अच्छे प्रॉफिट में आ जाए। ठीक है, जिस दिन 80% भी टच कर जाएगा बॉटम, 80% वैसे तो जाएगा नहीं अभी के टाइम पे, क्योंकि खरीदने वाले ही इतने ज्यादा आ जाएंगे, लेकिन अगर चला भी जाता है तो फिर 2 से 3 साल में रिकवर हो जाता है, जो पास्ट का डेटा दिखाता है हमें। तो गिरावट की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि क्योंकि हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या इंडेक्स फंड के अंदर कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ स्टॉक है, बास्केट है, तो जीरो नहीं होगा, बिल्कुल खत्म नहीं होगा हमारा पैसा। लेकिन हम 80-90% तक का भी क्रैश आपको दिमाग में रखना चाहिए कि कोई मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो सकता है। उस तरीके की सिचुएशन बनी तो उतना बड़ा क्रैश भी हो सकता है। तो ये चीज आपको माइंड मेकअप करके चलना है। और इसीलिए कहता हूं मैं, इमरजेंसी फंड बना के रखो, अपने गोल के अकॉर्डिंग, जो होल्डिंग पीरियड है, टाइम पीरियड है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करो। ऐसे ही बिना सोचे समझे कुछ भी पैसा उठा के कहीं भी मत डाल दो। पहला फर्स्ट प्रायोरिटी इमरजेंसी फंड, सेकंड प्रायोरिटी अपने गोल के अकॉर्डिंग स्कीम को सेलेक्ट करना। अब आप अपनी राय इन सारी चीजों के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और आप क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं म्यूचुअल फंड को लेकर अभी, ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।